हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज लेट नाइट प्रेडिक्शन में आज हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, वो है डाबर के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आज दो दो वीडियोस बनने वाले हैं, एक फंडामेंटल्स का अलग और एक टेक्निकल का अलग। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स का पहला हम एक लुक ओवर ले लेते हैं। डाबर इंडिया, दोस्तों सेक्टर की अगर बात करें तो ये हाउस होल्ड और पर्सनल प्रोडक्ट्स में आता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट में आता है। ब्रीफ अगर हम देखे जाएगा तो डाबर इंडिया हैज अ बिगनिंग ऑफ स्मॉल फार्मेसी बट इट कंटिन्यू टू लार्ज एंड ग्रो इन कमांडिंग इन द इंडस्ट्रीज। तो ये काफी 100 सालों से ये हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड केयर सेगमेंट के अंदर है और काफी चीजों में ऑलरेडी इसके प्रोडक्ट्स है, जैसे डाबर टूथपेस्ट हो गया। काफी काफी इसका बिजनेस ओवरऑल के हिसाब से अगर दो बात से कहे तो काफी एक बड़ा है सेगमेंट में है। एफएमसीजी प्रोजेक्ट आता है लार्ज, सबसे बड़ा लार्ज कैपिटल इसमें, मतलब लार्ज कैपिटल आता है 84,579 करोड़ का। स्टॉक इसकी रैंकिंग आती है 32। इसके बाद ये सबसे लो रिस्क है, इसकी वॉलेटाइल 1x के हिसाब से है कंपेयर टू द निफ्टी। अगर मार्केट कैपिटल ओवरऑल की बात करें तो इसकी है, जो मैंने आपको बताया, 84,570 करोड़ का है। एंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 8475 है। नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में 1176.74 इसके नंबर ऑफ शेयर है। इसकी पीई रेशियो काफी ज्यादा है, पीवी 18.5 फेस वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0.63% है जो रेगुलर दे रहा है। बुक वैल्यू भी 25.88 है। कैश फ्लो 124, कैश 124.71 करोड़ है। डेप्थ 309.86 है जो बहुत कम है डेप्थ। प्रमोटर्स होल्डिंग इनकी काफी ज्यादा है और प्रोमोटर्स प्लेज भी कम है, ना के बराबर है, तो 67.88। अर्निंग पर शेयर प्रॉपर है 6.62। सेल्स ग्रोथ भी है, आरओई भी अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है, एंड देन प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर आज की बात करें तो आज का जो डाबर हाई दिया है 481, लो है 466 पे हुआ है। अगर हम बात करें प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से तो फिलहाल ये ओवर वैल्यू पे है और थोड़ा महंगे प्राइस पे मिल रहा है। पीयर कंपैरिजन की अगर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद आता है डाबर। तो आप देख रहे हो डाबर के हिसाब से, और कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर देखेंगे तो उसका भी पीई रेशियो के हिसाब से सेम है। देन बाकी इसके काफी बड़े हुए हैं कंपैरिजन में। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो ये एक रेगुलरली मोमेंटम है, प्रॉफिट ग्रोथ भी दे रहा है, प्लस आरओई भी इसका अच्छा है, आरओसी ही भी इसका अच्छा है। कंपनी के लिए हमेशा जरूरी एक है सेल्स ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए, प्लस डेप्थ इक्विटी, कर्जा जितना कम रहेगा या ना के बराबर होएगा कंपनी उतनी नहीं अच्छी। तो उसमें अगर कहीं भी अप एंड डाउन होते हैं तो वो इजीली संभाल लेती है। अगर जब डेप्थ होते तो उनको काफी तकलीफ हो जाती है। अगर नेट सेल्स की बात करें तो देखिए एवरी ईयर के हिसाब से इसका एक ग्रोइंग है, इक्वल है। देन इसकी एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी देखेंगे, देन इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट भी एक तरह से इक्वल है। तो एक प्रॉपर ग्रोइंग के हिसाब से ये कंपनी बैठ रही है। अगर जब हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की तो आप देख रहे हो 67.88% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जिसमें कोई भी प्लेज इन्होंने दिया नहीं है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। नेट सेल्स की बात करें तो देखिए मार्च से लेके दिसंबर तक ऑलरेडी रेगुलर बढ़ा है, लेकिन मार्च 2020 में इसका नेट सेल्स इसका कम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। एंड ओवरऑल देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा लॉस में थी, लेकिन स्टिल इट इज अ कंसिडरेबल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट पे आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इसके अंदर या इक्वल होना चाहिए या ग्रोइंग में होना चाहिए। रिजर्व हमेशा बढ़ते हुए रहना चाहिए, बोरिंग्स हमेशा कम रहनी चाहिए। और अगर बोरिंग्स बढ़ती भी है तो जरूर ध्यान रखना है कि उनके सेल्स ग्रोथ भी उसी तरह से होनी चाहिए। ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में
कहना चाहे तो देखिए इसके अंदर आरओई, इसकी कंपनी जो है स्ट्रेंथ इसकी क्या क्या है, कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्थ आरओई ऑफ 30% के आसपास, देन कंटिन्यूसली 3 इयर्स के साथ, देन आरओसी भी एकदम अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट फ्री है जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाई इंटरेस्ट कवरेज भी है, इफिशिएंसी कॉस्ट, कैश कन्वर्शन साइकिल भी है, देन कंपनी हैज प्रमोटर होल्डिंग भी काफी है। अब जो लिमिटेशंस है तो ये सेम लिमिटेशंस हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी है, तो उसमें ये कोई ज्यादा फर्क नहीं गिरता है, माना उस हिसाब से कंपनी को थोड़ा इफेक्ट गिरता है, ऐसा नहीं है, फंडामेंटल सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लस माइनस कुछ चलते हैं, प्रॉपरली डिविडेंड भी दे रहा है कंपनी। तो पीई रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ओवर वैल्यू है ऑफकोर्स, देन रिटर्न ऑफ एसेट्स है। दोस्तों इन चीजों के अलावा एक चीज मुझे आपको कहनी है कि सेक्टर पे मार्केट हमेशा अलग अलग होता है। पहली तो चीज आपको बता दूं मैं, डाबर एक एफएमसीजी प्रोडक्ट आता है, तो हमेशा फंडामेंटल्स के हिसाब से जहां तक मैं समझा हूँ और मैं जिस हिसाब से फंडामेंटल्स देखता हूँ, तो मैं ये चीज देखता हूँ कि वो किस सेक्टर में वो सस्टेन कर रहा है। देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, उसके बाद प्रोडक्ट डिमांड जो दे रहा है वो डिमांड किस हिसाब से रेगुलर डिमांड है, भले मार्केट क्राइसिस किस तरह से भी आए लेकिन डिमांड रेगुलर होनी चाहिए। तो आप देखोगे तो डाबर की ऑलरेडी डिमांड है जो भी उसके प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट के बाद जब आता है टेक्नोलॉजी में, जब हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी से इससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कुछ चेंजेस आ रहा है तो जो कंसिडरेबल है, कहने का मतलब है हर कोई मान के चलिए शैम्पू है, शैम्पू यूज करता ही है, टूथपेस्ट यूज करता ही है, तो उसमें ऐसा कुछ ये नहीं कि अलग टेक्नोलॉजी के वजह से ये हो रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब से लोकल, अब से लोकल और वोकल हो गया है तो इसकी काफी एक इंडियन ब्रांड्स जो है उसकी एक वैल्यू बढ़ेगी। फिर उसके बाद आता है प्राइस स्ट्रक्चर में आता है, तो आप देखिए जो भी प्राइस स्ट्रक्चर आता है जो भी है वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट में चाहिए जो हर आदमी ले सकता है। तो डाबर के जो प्रोडक्ट्स हैं तो प्रीमियम में भी आते हैं प्लस अफोर्डेबल में भी आते हैं, तो हर कोई उसे एक अफोर्ड कर सकता है, और प्लस उस मार्केट हमेशा बेसिक नीड्स के प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो ये और एक आता है कि वो बेसिक नीड्स रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा एक मानना ये है कि कंपनी का बिजनेस है, बिजनेस में प्लस एंड माइनस होते रहते हैं, लेकिन ये हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक प्रॉपर होना चाहिए, और उसके बाद टाइम टू टाइम के हिसाब से हमें वो पैसों से कट ऑफ भी करना पड़ता है और एड ऑन भी करना पड़ता है। तो हम वो टाइम पे टेक्निकल का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल का बनाने वाला हूँ, तो जिन्होंने फंडामेंटल देखा है तो उसका आपको जरूरी है टेक्निकल देखने के लिए, ताकि आपको पॉकेट टाइमिंग का पता चले कहाँ आपको एंट्री है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे करंट रेशियो इसमें देखेंगे, डाबर हैज आरओआर 22%, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी के लिए काफी अच्छा है। देन इसका जो आरओई है जिस हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया, हायर इज द बेटर। देन इसकी डेप्थ नहीं है, इसकी ये थोड़ी सेल्स ग्रोथ जो हुई ये क्वार्टरली थोड़ी डिफेक्टिव भी है, बट कोई बात नहीं, सेल्स ग्रोथ अप एंड डाउन होते हैं और देन वर्किंग स्टाइल स्ट्रक्चर में वो अपने आप को वापस ट्रैक पे ले आएगा। डिविडेंड यील्ड भी है, तो ये ओवरऑल डाबर का है। तो दोस्तों डाबर के अगर फंडामेंटल एक अपने हिसाब से भी लीजिएगा, हर फंडामेंटल सबका अपना अपना है, हो सकता है कि मेरे इसमें भी कहने में कोई मिस्टेक रहेगी, लेकिन जो ओवरऑल जो सेक्टर में देखता हूँ, जो मैं 5 पॉइंट्स नोटिस करता हूँ और उस हिसाब से मैं देखता हूँ, तो वो मेरे लिए इफेक्टिव होता है और मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से हो जाता है के लिए मेरे लिए वो बेनिफिट हो जाता है। रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एट प्रेजेंट के लिए वो एक स्टॉक है जो हम इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ टेक्निकल के ऊपर, तो आप जरूर उसके अंदर बने रहिएगा।